नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के 13 अगस्त 2025 की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। जितनी भी हिंदू में खबरें थी सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है और कुल मिलाकर के 6 से 7 खबरें हैं, उनको पूरा स्टैटिक के साथ देखते हैं। सबसे पहली है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की। आप देख रहे होंगे कि न्यायमूर्ति इस यशवंत वर्मा इलाहाबाद में आपके न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ समय के लिए आए हैं हाई कोर्ट में, ठीक। उसके बाद में इन पे आरोप लगा कि जब इनके जो जहाँ रहते थे दिल्ली आवास में नीचे तहखाना में आग लग गई तो जले हुए काफ़ी नोट बरामद किए गए, पैसा, तो ये आरोप था। उसके बाद में एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठा दी थी। फिर वो सारा विवाद हुआ। प्रेजेंट में क्या हुआ? प्रेजेंट में इनके रिमूवल के लिए, इनको पद से हटाने के लिए संसद ने एक 3 सदस्यीय कमेटी को गठित कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, देखिए इशू क्या है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। आरोप क्या था देख लिया, ओके। सबसे पहले रिमूवल प्रोसेस लाई जाती, कैसे क्या होता है। देखिए हमारे संविधान में केवल एक चीज़ का उल्लेख है कि उसको हटाया कैसे जाएगा, तो साबित कदाचार और आपका होता है अक्षमता, एक इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर, ओके। तो ये 2 क्राइटेरिया, उसके अलावा और कुछ उल्लेख नहीं है, इसको डिफाइन भी नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी जो आपका न्यायाधीश इंक्वायरी जो एक्ट है 1967 का, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, उन सब में बहुत लंबे तरीके से अच्छे से प्रोसेस को दिया गया है। होता क्या है, देखिए जज को हटाने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का है चाहे हाई कोर्ट का है, प्रोसेस किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। लोकसभा में लाओगे तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए, राज्यसभा से लाओगे तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए, ठीक है। ये प्रस्ताव एक बार लाया जाएगा, फिर राज्यसभा में चेयरपर्सन के पास ले जाया जाएगा, लोकसभा में आपके स्पीकर के पास ले जाया जाएगा, ठीक, ओके। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और उसको खारिज भी कर सकते हैं। अगर खारिज कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा, और अगर स्वीकार कर लिया तो उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जिसमें 3 मेंबर होंगे। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा किसी भी अन्य हाई कोर्ट का, कोई भी हाई कोर्ट होगा उसका एक चीफ जस्टिस हो जाएगा, और तीसरा एक मेंबर होगा जो विधि को खूब जानने वाला होगा, ठीक है। तो अभी एक कमेटी गठित कर दी है संसद ने, क्यों कौन की है, उसमें कौन कौन लोग हैं? अरविंद कुमार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अरविंद कुमार, और मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मनीन्द्र मोहन, और कर्नाटक हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं BV आचार्य, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, इनको मिला के कर दिया गया है। मेन चीज़ क्या है, कुछ चीज़ें याद रखने वाली कि इतिहास में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रोसेस के माध्यम से नहीं हटाया गया है, हटाया नहीं जा सका है। हालांकि 93 में एक प्रोसेस आई थी, लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव पर पारित नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ से अपने आप को बाहर खींच लिया था, वोटिंग नहीं की थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है बता दिए, स्पीकर के पास जाएगा, ये सब इंक्वायरी कमेटी बनेगी, फिर जब इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो आरोपों की जांच करेगी। अगर जांच गलत पाएगी तो वो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा, और जांच अगर सही पाएगी तो क्या होगा, उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। संसद में वोटिंग होगी, और संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 50%, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मत, इन सबसे पारित होगा दोनों में स्पेशल। उसके बाद में उसी सत्र में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, एक आदेश जारी करेगा, उसके माध्यम से ये अपने पद से हट जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब ये टॉपिक काफ़ी दिनों से चर्चा में, तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, और साथ साथ इम्पोर्टेंट पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लेना। दूसरा आया है CPI और WPI को लेकर। हुआ क्या है कि हमारी रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई में 1.55% पहुंच गई, 1.55% रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि सबसे कम हो गई, लोएस्ट हो गई जून 2017 से। जून 2017 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं हुई थी, तो इतना हुआ। अब इसका क्या मतलब है, क्या है, समझ में आएगा आपको। देखिए पहले CPI देख लो और WPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यानी कि जो हम थोक में वस्तुएं खरीदते हैं, थोक में होती हैं, वो होल प्राइस होता है, और जो कंज्यूमर खरीदते हैं, जैसे आप खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, जो WPI होता है।
होल प्राइस में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। जो CPI होता है उसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। जैसे कि आपने कोई बिस्किट खरीदा तो वो भी आ जाएगा, आपने कोई बाल कटवा लिए वो भी आ जाएगा। और CPI को जारी कौन करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक, ये चीज़ें हुई। अब देखते हैं हुआ क्या। देखिए 2015 में भारत सरकार और RBI के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि इन्फ्लेशन कितनी रहनी चाहिए। ठीक, तो तब समझौता हुआ कि 4% ±2%, यानी 4% आइडियल है और ±2% कर दो, यानी कि 2% से कम ना होना पाए और 6% से ज़्यादा ना हो। तो 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। ये 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। और अगर इस बीच में इन्फ्लेशन नहीं रही, ब्रीच कर गई, 6 से ज़्यादा हो गई या 2 से कम हो गई, ठीक है, तो फिर RBI को, सरकार को, भारत सरकार को रिपोर्ट देनी होगी, कारण बताना होगा, और साथ ही साथ क्या उपाय आप उठा रहे हो उसको टैकल करने के लिए, वो भी आपको बताना होगा। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो 4 से 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इम्पैक्ट होगा इकॉनमी पे। 2 से कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़रूरी भी होती है। बिना इन्फ्लेशन के डिमांड नहीं होगी इकॉनमी में, डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, है, पूरी साइकिल रुक जाएगी, इकॉनमी क्रश हो जाएगी, आपकी मंदी चली जाएगी। अब RBI कई सारे टूल्स का उपयोग करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, CRR हुआ, SLR हुआ। ठीक है, तो ये आप सब देखना कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट सीधा मतलब होता है कि जिस रेट पे बैंक RBI से पैसा उठाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब RBI बैंकों से पैसा उठाता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। CRR होता है एक निश्चित अमाउंट होता है, RBI के पास रखा जाता है ताकि मुसीबत में काम आए, और SLR होता है वो बैंक अपने ही पास रखते हैं ताकि मुसीबत में काम आ जाए। तो इन सभी दरों को अगर बढ़ा दिया गया, अगर सारी दरों को बढ़ा दिया गया है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। जब इन्फ्लेशन कम हो जाती है, कैसे हो जाती है? क्योंकि मार्केट में कम पैसा जाएगा, मार्केट में कम पैसा जाएगा, लिक्विडिटी कम होगी, लोगों के हाथों में पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और जब इनको हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो MPC एक कमेटी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं, और इसमें ये सारे निर्णय लेती है कि कितना इन्फ्लेशन क्या हुआ है। कोरम इसका 4 का होता है, यानी कि 4 से कम होंगे तो बैठक नहीं होगी इसकी, और जो 4 कम से कम बैठक भी होनी चाहिए। और कास्टिंग बोर्ड का अधिकार होता है, गवर्नर के पास होता है। इन्फ्लेशन डिमांड से नहीं, हमारी जो इन्फ्लेशन प्रेजेंट में चल रही कॉस्ट पोल है, मैं अभी सब बता दे रहा हूँ आपको। जो बेस ईयर है, देखो CPI का बेस ईयर 2012 का है CPI का, और WPI का जो बेस ईयर 2011-12 है। अब क्या हुआ देखिए, आप देख रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि 4% आइडियल है और 2% से कम नहीं होगी, 6% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितनी हो गई, 1.55 हो गई है, 1.55, जो कि कितनी खतरनाक है। कि 2 से कम हो जाएगी तो हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकॉनमी की जो साइकिल है वो रुकने लगेगी, इन्फ्लेशन की मंदी में जाने लगेगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन तो कम हो गई, लेकिन ग्रास रूट पे तो दिख नहीं रहा कि कुछ चीज़ें सस्ती हुई हों। तो उसका कारण ये है कि जो ये इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं, कॉस्ट पुश है, यानी कि मांग की वजह से नहीं है, बजाय कॉस्ट की है, कीमत बढ़ गई है। कीमत कैसे बढ़ गई है? तो टैक्स बढ़ गया है। GST कलेक्शन आप देख रहे हो कितना, 2 लाख ज़्यादा रीच कर गया है, 2.5 लाख तक पहुंच गया है ना, 2.5 लाख करोड़ हर मंथली। तो जो हमारा ये है ना, कोई भी चीज़ बन रही है, जैसे कोई चीज़ बनी, बिस्किट बनाया, तो बिस्किट में मान लो फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने रॉ मटेरियल लगा दिया, लाभ ले लिया है ना, उसमें श्रम दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ये सारा रॉ मटेरियल होता है, ये सारा फैक्टर कॉस्ट होता है। ये सारा हो गया। इसके बाद में उस बिस्किट को कहीं ले जा रहे हो, कुछ टैक्स लगा रहे हो, भारत सरकार टैक्स लगा रही है, राज्य सरकार लगा रही है, ये सारी टैक्स जोड़ जाड़ के मतलब 15 हो गया, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा जो लग रहा है कॉस्ट, वही कॉस्ट बोला, उसी की वजह से वर्तमान में इन्फ्लेशन दिख रही है। ठीक है, तो अब सरकार क्या करेगी? देखिए, अभी मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया था, जितनी रेट थी उतनी थी। अब क्या करेगी? अगली जब भी बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि वो रेट को क्या करेगी, कम करेगी। जब रेट को कम करेगी तभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाना होगा, नहीं तो मुश्किल में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखना क्या है, डिटेल में देखना है कि
आरबीआई और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ था। क्या है वो समझौता, आपको देखना है। उसके टूल्स, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है ये देखना है, ठीक है। सारा टॉपिक यहाँ हो जाएंगे पूरे आपके। और डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, ये सारे देखना है, ठीक। ये सब चीज़ें देख लेना अच्छे से, क्योंकि एक बार देख लोगे ना, बार बार यही चीज़ें आती रहती हैं, फिर आपकी ना अभ्यस्त हो जाओगे इन सब चीज़ों में। एक आ रहा है डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स जल संधि, ये कहाँ पे पड़ती है? तो आपका जो मरमरा सागर है और एजियन, मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, ये डार्डेनल संधि है। अब बता देते हैं कैसे। देखिए, रूस का जो पोर्ट हैं वो आपके इधर हैं उत्तर और दक्षिण में, यूरोप के साइड में। तो सर्दियों में सब बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पे उसके जो पोर्ट होते हैं तो वहाँ पे जहाज़ का आवागमन नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो वो चाहता है कि हमें यहाँ से मिल जाए जो काला सागर है, काला सागर से फिर ये आपका भूमध्य सागर है, यहाँ से रूट। तो इसीलिए आपने देखा होगा 2014 में उसने जो यूक्रेन का क्रीमिया का प्रायद्वीप है उस पर ही कब्जा कर लिया था। अब देखिए, क्रीमिया प्रायद्वीप है, क्रीमिया के पूरब में आपका एक सागर है, उसका नाम है अजोब सागर, ठीक है। अजोब सागर, और अजोब सागर को काला सागर से कर्च जल संधि जोड़ती है। तो अजोब सागर में आएगा पहले रूस, क्योंकि रूस की सीमा अजोब से लगती है और वहीं क्रीमिया भी है। तो अजोब सागर में रूस आएगा, अजोब सागर से कर्च जल संधि से होते हुए कहाँ जाएगा? काला सागर में जाएगा, ठीक है। काला सागर से फिर एक बास्पोरस जल संधि है, जहाँ इस्तांबुल भी शहर स्थित है इसी जल संधि पर, बास्पोरस जल संधि है। यहाँ से ये मरमरा सागर में जाएगा, ठीक है। और मरमरा सागर से एक डार्डेनल संधि आती है, मरमरा सागर से एजियन सागर में जाया जाता है। और एजियन सागर जो एक पार्ट है भूमध्य सागर का, तो भूमध्य सागर में रूस आ जाएगा, फिर तो वो कहीं भी चला जाएगा, चाहे अटलांटिक चला जाए, चाहे रेड सी से आते हुए हिंद महासागर में चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी थोड़ा लोकेशन आप देख लेना, मैंने बता दिया है। कहाँ से? अजोब सागर, रूस अजोब सागर में आएगा, फिर कर्च जल संधि, फिर काला सागर, फिर आपका बास्पोरस जल संधि, फिर आपका मरमरा सागर आ जाएगा, फिर आपकी डार्डेनल सागर, फिर एजियन सागर आ जाएगा, वही भूमध्य सागर का भाग है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। देखिए, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले देख तो उत्पादन में टॉप पे कौन है? तो टॉप में है आपका चाइना, सॉरी ताइवान है, ताइवान। उसके अलावा चीन है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है। और ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, ये कुल मिलाकर के 70% से ज़्यादा, ठीक है, सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या देखिए, जो भी चिप होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट होते हैं, चिप्स वगैरह, ये सब आपके सेमीकंडक्टर मतलब जो होते हैं चिप्स वगैरह बनते हैं, जो कि किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। और सेमीकंडक्टर तो बहुत ज़रूरी है। आप मोबाइल बना रहे हो, आप टैब बना रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बना रहे हो, आप टीवी बना रहे हो, आप कंप्यूटर बना रहे हो, है ना, ये सब चीज़ों में ये ज़रूरत होती है। और हमारी बहुत निर्भरता है इस पर। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान ये सप्लाई चेन टूट गई थी, बहुत परेशान हो गए थे हम परेशान हो गए, पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। तो इसलिए अब सभी लोग चाह रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। तो भारत सरकार भी यही चाह रही है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस स्कीम में भी इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम में शामिल किया गया था, और धीमे धीमे प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। लेकिन चुनौतियाँ क्या आ रही हैं? चुनौतियाँ आ रही स्किल की, हमारे स्किल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि इसको मिट्टी से जो रेत होती है उससे निकाला जाता है। तो स्किल की आ रही है, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके अलावा वाटर, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो इसको निकालने में जो शुद्ध जल होता है, फ्रेश वाटर होता है पीने वाला, उसका उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, तो ये भी है। और साथ ही साथ R&D पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो R&D करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक। तो वही है कि सेमीकंडक्टर हमारी सरकार प्रयास कर रही है, कई सारे इसके हब बनाए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है, भुवनेश्वर में बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। तो अब आपको इसमें भी थोड़ा सा देख लेना, सेमीकंडक्टर ये बहुत ऐसा टॉपिक हो चुका है वर्तमान में सदाबहार, तो सेमीकंडक्टर को सही से देखना। मैंने बता दिया है कि ताइवान, चीन और साउथ कोरिया 70% से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। चीन तो हमारा दुश्मन है, सीधी बात है। ताइवान पे कभी कब्जा कर लिया, तो फिर कैसे क्या करोगे? ये सारी चीज़ें आपकी इकॉनमी, ये बहुत बड़ी थ्रेट है। एक मामला आ रहा है अगला, सेस और सरचार्ज का। ये है क्या? ये दोनों टैक्स है, सेस भी एक टैक्स है, सरचार्ज भी टैक्स है। अंतर क्या है? देखिए, सेस जो होता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, और साथ ही साथ उसी निश्चित उद्देश्य में इसको खर्च किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सेस लगा दिया हमने, एजुकेशन सेस लगा दिया, तो हम क्या करेंगे? जितना भी सेस आएगा किसी भी चीज़ों से, तो हम एजुकेशन के ही फील्ड में उसको मतलब खर्च कर सकते हैं, उसके अलावा खर्च हम नहीं कर सकते, ठीक है।
सेस को। और जो सरचार्ज होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि एक जरूर से ज़्यादा जब टैक्स हो जाता है तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं, उसे कहते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज किसी निश्चित उद्देश्य पे ना तो लगाया जाता है और ना ही निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च होता है, वो टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाता है, उसे कहीं भी आप खर्च कर सकती है सरकार, ठीक है। लेकिन सेस एक निश्चित उद्देश्य पे लगाया जाता है उसके लिए, और उसी पे खर्च होगा, उसके अलावा खर्च नहीं कर सकती भारत सरकार। और दोनों ही की एक समानता है कि दोनों ही, जो सेस हो चाहे सरचार्ज हो, ये संघ राज्यों के साथ में बंटवारा नहीं करता, यानी कि भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका यूज करती है, ठीक है, राज्यों के साथ इसको नहीं बांटा जाता है। अब रिपोर्ट आई है, उस पर बात करते हैं। कैग की एक रिपोर्ट है, कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में। कैग ने रिपोर्ट दी है कि, डेटा बता रहा हूँ कि वर्ष 2023-24 में 3.69 लाख करोड़, है ना, 3.69 लाख करोड़ सेस इकट्ठा हो चुका है 23-24 में, लेकिन इसको खर्च नहीं किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे कि एजुकेशन पे सेस लगता है, हेल्थ के लिए लगता है, ऑयल इंडस्ट्री पे लगता है, तो सेस सभी देते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी लोग देते हैं, ठीक है। तो इतना सेस इकट्ठा हो चुका है और खर्च किया नहीं जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि, ऐसे भी देख ही रहे हो आप, देश राम भरोसे ही चल रहा है। तो आपने सेस सरचार्ज देख लिया, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक कैग की रिपोर्ट देख ली, ठीक है। ये सरकार की थोड़ा इनएफिशिएंसी को दर्शा रहा है, थोड़ी उसकी जिम्मेदारी नहीं है ये दर्शा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट खबर एक है बेलफोर डिक्लेरेशन 1917। बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 ये क्या है, देखिए, ज्यूस को, जो यहूदी लोग हैं, इनको प्रताड़ित किया गया था हर जगह से, इनको मार पीट के भगाया गया। और फिलिस्तीन में पहले रहते थे, आज से 2000 साल पहले, लेकिन जब ईसा मसीह की उनकी हत्या की गई, उसके बाद में सूली पे चढ़ाया गया, उसके बाद में धीमे धीमे इनके खिलाफ क्राइम होने लगा, इनको भगा दिया गया हर जगह से। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने कहा, मतलब इन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमें कहीं जगह चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा करिए, हम आपको जहाँ फिलिस्तीन है वहीं पे एक नया एक क्षेत्र देंगे आपको रहने के लिए, तो नेशनल होम फॉर द ज्यूस पीपल, ठीक है, ये इन्होंने स्पेशली कहा था। तो स्पेशली स्टेटमेंट था उनका, ये था, दी वेलफेयर डिक्लेरेशन वॉज अ पब्लिक स्टेटमेंट इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1917 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अनाउंसिंग इट्स सपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूस पीपल, ठीक है, ये सब हुआ था। उसके बाद में फिर वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड हुआ, यूएन में मामला गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 नेशन थ्योरी लाई, उन्होंने कहा कि एक इजराइल बना देते हैं, एक फिलिस्तीन बना देते हैं, ये हुआ। इंडिया भी 2 स्टेट थ्योरी को समर्थन देता है, चीन भी इसी को समर्थन देता है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी मामला ये चल रहा है कि नेतन्याहू ने क्या कहा, जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी पे अब हम कंट्रोल कर लेंगे बाई फोर्स, हम सेना के माध्यम से उस पर कंट्रोल कर लेंगे, वो अपने में शामिल कर लेंगे, सीधा बोल दिया है। अब जो ब्रिटेन वगैरह देश हैं जो कि अभी तक इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सब कह रहे हैं, कनाडा ये और ब्रिटेन वगैरह, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि अगर आपने ऐसा करने का सोचा फिर हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, उसको रिकग्नाइज़ कर देंगे, क्योंकि ये सभी अमेरिका के सहयोगी देश हैं और अमेरिका की गोद में बैठा रहता है इजराइल, तो ये अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया, जबकि भारत ने कर दिया है, चीन ने भी कर दिया है ना, दोनों देशों को कर दिया है। तो ये सारी बातें चल रही हैं, तो अभी इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, अभी ये चल रहा है, धीमे धीमे डेवलप होगा। फिर जियो पॉलिटिक्स देखो कैसे क्या करती है, देखी जाएगी। तो यही लास्ट खबर थी। और एक खबर छोटी सी और है कुत्तों को लेकर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी 2-3 दिन पहले एक डिसीजन आया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं उनको इकट्ठा करके पॉन्ड में डाल दिया जाए और ये सब कर दिया जाए। तो काफ़ी उस पर ही डिबेट चल रही है, कुछ लोग कह रहे सही है, कुछ लोग कह रहे गलत है। बीच का रास्ता कर सकते थे कि जैसे कि नशबंदी वगैरह होती है, वैक्सीनेट किया जाना, ये सब चीज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस पर ही सोचना होगा। इसके अलावा तो मेन चीज़ ये है कि जो MCD है, नगर पालिकाएँ हैं, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इन सब चीज़ों को मैनेज करना। 1960 में जब एक्ट भी आया तो उसमें भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेल है, पूरी तरीके से फेल हो रही हैं। इन्होंने काम ही नहीं किया, जब काम नहीं किया तब ऐसा एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको क्लास टाइम से मिलती रहेगी। और शाम को आपका GS का डिस्कस होता है 9:30 से 10:30, तो समय मिले तो आप आइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।